औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम बात करेंगे ओवेरियन कार्सिनोमास की। तो उसमें क्या होता है कि इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, 1 2 3। 1 है कि वो ओवरीज तक ही लिमिटेड है, 2 है कि वो पेल्विस तक लिमिटेड है, और 3 है कि अब जो है वो आउटसाइड द पेल्विस आ गया, लेकिन इंट्रा एब्डोमिनल ही है। ज़ाहिर है अब और आगे कहाँ जाएगा, एब्डोमिन तक ही जाएगा, चेस्ट तक तो जा सकता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस के ज़रिए। खैर, तो अब हम बात करते हैं स्टेज 1 की, विच इज़ लिमिटेड द ओवरीज। तो अब इसकी क्या फर्दर हमारे पास 1 A B C क्या होगा। ए होगा कि एक ओवरी तक, बी होगा दोनों ओवरीज में, और सी होगा कि उसका स्पिल हो गया, मतलब हम उसको कहते हैं कि सर्जिकल स्पिल हो गया। तो 1C में 1 2 और 3 फर्दर होता है। 1C में सर्जिकल स्पिल होता है। 1C2 में 1C1 में 1C2 में क्या होता है कि कैप्सूल जो है वो रप्चर हो जाता है सर्जरी से पहले ही, और ट्यूमर जो है वो ऊपर आ जाता है ओवरी के सरफेस के, मतलब बाहर आ जाता है, नज़र आ रहा होता है। खैर, और 1C3 में मेलिग्नेंट सेल्स आ जाते हैं। एसआईटी का मतलब कि उसके सेल ओवरी के ऊपर आके फिर इधर उधर गिर जाते हैं, मतलब एसआईटी या पेरिटोनियल वॉशिंग में चले जाते हैं। खैर, बस हमें सर्जिकल स्पिल का पता होना चाहिए। तो स्टेज 1 में 1A एक ओवरी, 1B दोनों ओवरीज, और 1C स्पिल हो गया। अब वो सेल सर्जिकल स्पिल हो सकता है, या वैसे सरफेस पे आ गया, या फिर इस फ्लूइड इर्द गिर्द फ्लूइड में सेल चले गए उसके। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि स्टेज 2 में वो पेल्विस तक है, मतलब ओवरी से बाहर चला गया। तो पेल्विस में क्या क्या है, 2A में यूट्रस और ट्यूब जो इर्द गिर्द की चीज़ें वहाँ जाएगा, जो गायनेकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, और 2B में जो इर्द गिर्द के ब्लाडर, रेक्टम और सिगमेंट कॉलन है वहाँ चला जाएगा। और 2C में 2A होगा और 2B होगा, और साथ में वो ओवरी के सरफेस पर आ जाएगा, ये कैप्सूल रप्चर हो जाएगा, या फिर एसाइटीज़ के फ्लूइड में आ जाएगा। जैसे कि 1 में था ना कि स्पिल होके बाहर आ गया, तो इधर भी ऐसा ही होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्टेज 3 में हमारे पास, हमने कहा कि वो अब एब्डोमेन में या चला गया, पेल्विस से बाहर आ गया। तो 3A जो है ना वो ग्रॉसली लगता है कि उधर ही है, लेकिन असल में माइक्रोस्कोपिक जो है वो पेरिटोनियल इम्प्लांट्स होते हैं। 3B में इम्प्लांट्स लेस देन 2 सेंटीमीटर होते हैं डायमीटर। 3C में जो हैं वो मोर देन 2 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि ये हमारे पास इसकी स्टेजिंग हो गई। तो एक्स्ट्रा पेल्विक है, कैप्सूल ऑफ लिवर में गया है, कहीं पे भी गया। अब 4 में क्या होता है, स्टेज 4 में हमारे पास मेलिग्नेंट प्लूरल फ्यूजन, डिस्टेंट मेटास्टेसिस, लिवर और स्प्लीन की पैरेन्काइमा। अगर वो कैप्सूल तक गया है तो वो स्टेज 3 है, स्टेज 3C है। लेकिन अगर वो पैरेन्काइमा में चला गया तो स्टेज 4 है, और इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में चला गया तो भी स्टेज 4 है। यूजली जो ओवेरियन ड्रेनेज है वो कहाँ होता है, वो पैरायोटिक या एयोटिक लिम्फ नोड्स में होता है। ठीक हो गया। तो ये उसके बाद ये डायफ्रेगमेटिक लिम्फेटिक्स के ज़रिए जो है वो लिवर से फैल के जाता है और राइट लंग में जाएगा, और मेलिग्नेंट प्लूरल फ्यूजन हो जाएगी। अगर ओवेरियन फाइब्रोमा है तो मेक सिंड्रोम होता है, जिसमें CA-125 हम देखते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें प्लूरल फ्यूजन होती है, एसाइटीज़ होती है, तो पता है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये सब नहीं आता, क्वेश्चन ये सब आ भी सकते। मेन क्वेश्चन आता है कि हमने इसकी डीबल्किंग सर्जरी कर दी, इसकी जो मेन सर्जिकल चॉइस होती है वो होती है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी विद बायलेटरल सेल्फ इंजूफरेक्टमी। आप निकाल देते हो, ओल्ड पेशेंट को ज़्यादातर होता है, आप सब कुछ निकाल देते हो। या फिर आप ये करते हो कि आप डीबल्किंग करते हो, और उसमें आप ऐसे करते हो कि लेस देन 1 सेंटीमीटर तक जो है वो रेजिडुअल ट्यूमर रहे, आप मेजर बल्क निकाल दो। उसको अपने कीमो करना लाजमी होता है। किस किस में कीमो आपने नहीं करनी, कीमो आपने नहीं करनी अगर 1A है, 1B है या स्टेज 1 है। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा बाकी सब में कीमो करनी है। अगर जो है वो क्लियर सेल, इसकी हिस्टोलॉजी क्लियर सेल में आपने सब में कीमो करनी है, चाहे कोई भी स्टेज हो। लेकिन अगर क्लियर सेल नहीं है तो 1A 1B में आपने कीमो नहीं करनी, बाकी सब में आपने पोस्ट ऑफ कीमो करनी है। और यह आपने करनी है 6 साइकिल्स तक देने हैं कीमो के। और आपने ड्रग कौन सी इस्तेमाल करनी है, कार्बोप्लेटिन या पैक्लीटेक्सेल। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आप जो है वो डीबल्किंग सर्जरी करने को तब क्या करोगे, कीमो करोगे, रेडियो करोगे। तो ये ओवेरियन के लिए याद रख लें कि ओवेरियन कार्सिनोमा में यू हैव टू गिव 6 साइकिल्स ऑफ कीमो विद कार्बोप्लेटिन एंड पैक्लीटेक्सेल अनलेस इट इज स्टेज 1A 1B और ग्रेड 1। बट इफ़ इट इज़ अ क्लियर सेल हिस्टोलॉजी देन यू हैव टू गिव कीमोथेरेपी रिगार्डलेस ऑफ द स्टेजिंग एंड द ग्रेडिंग। अच्छा, अब अगली चीज़ आ जाती है कि प्रोग्नोसिस किस पे डिपेंड करता है, स्टेजिंग पे, लिम्फ नोड स्टेटस पे, एज पे। ठीक है। अब अगली बात, ये बहुत ज़्यादा कागजात पे शोर हो रहा है,
बट अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप बेसिक सर्जरी में टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी विद बायलेटरल सेल्फ मेनिंजोफेरेक्टमी करते हो, इसके अलावा आप एसाइटिक फ्लूइड और पेरिटोनियल वॉशिंग्स लेते हो देखने के लिए उसमें सेल्स तो नहीं है। अगर उसमें सेल फैले हुए, लेट्स से कि अगर लिमिटेड टू पेल्विस है, ओवरीज है, लेकिन उसके पेरिटोनियल फ्लूइड में सेल्स हैं कैंसर, तो कौन सी स्टेज हुई? स्टेज 1C हो गई। हमने कहा था ना स्पिल ओवर हो गया तो 1C हो जाएगी। अच्छा, आप एब्डोमिनल विसरा को देखते हो, आप बायोप्सीज लेते हो, इंफ्राकॉलिकोमेंटेक्टमी याद रखना करनी है, पेल्विको पैरियोटिक लिम्फेडेक्टमी करेंगे, यही तो वहाँ पर ड्रेन कर रहे होते हैं ओवरीज को, और एपेंडेक्टमी करेंगे अगर आपको लग रहा है कि म्यूसिनस हिस्टोलॉजी है, वो नहीं होता क्रुकनबर्ग ट्यूमर म्यूसिनस से वो फैल के जाता था, तो वो सारा हो गया। अच्छा, अब हम वैसे देख लेते हैं कि FA क्या कहती है ओवेरियन ट्यूमर्स के बारे में। ये तो अच्छा, तो FA ये कहती है कि ये अगर मोर देन 55 ईयर ओल्ड फीमेल है विद एडनेक्सल मास तो ओवेरियन ट्यूमर ही होगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ये तो पता है क्या क्या होगा। अच्छा, अब इसके रिस्क पता होने चाहिए कि कितनी ज़्यादा ओव्यूलेशन हुई है, मतलब अगर अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज है और नली पैरिटी है तो इसका रिस्क ज़्यादा होगा। एंडोमेट्रोसिस, ये क्वेश्चन आता है, एंडोमेट्रोसिस से इसका रिस्क ज़्यादा होगा। बर्का 1 बर्का 2 तो पता है, ब्रेस्ट एसोसिएशन लिंच सिंड्रोम भी पता है। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन कि OCP से क्या इस ट्यूमर का रिस्क ज़्यादा तो कम है? तो OCP से इसका रिस्क जो है वो कम होता है। कैन नॉट टर्न द फैन ऑफ। अच्छा, तो बेसिकली व्हाट वाज आई सेइंग, OCP से इसका रिस्क कम होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि कुछ ट्यूमर्स का रिस्क ज़्यादा होता है OCP से, ओवेरियन का OCP से रिस्क कम होता है। O and O कैंसिल ईच अदर है। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और ट्यूबल लाइगेशन और प्रीवियस प्रेगनेंसी से इसका रिस्क कम हो जाता है। अच्छा, ज़्यादातर हमारे पास जो सीरस होते हैं, सीरस एपिथेलियम होती है और ये नेटिवली फॉलिकुलर ट्यूब्स में होते थे, और म्यूसिनस जो नेटिवली सर्वाइकल ओरिजिन होता है। ये ऐसी बातें। खैर, CA 125 लेवल हम देखते हैं। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जर्म सेल ट्यूमर में सोमैटिक म्यूटेशन हो सकती है। ठीक है, और जर्म सेल ट्यूमर हमारे पास सोमैटिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं या फिर अनडिफ्रेंशिएटेड रह सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ट्यूमर तो दैट विल बी योक सैक ट्यूमर, अनडिफ्रेंशिएटेड डिसजर्मिनोमा जो कि मेल सेमिनोमा का काउंटर पार्ट होता है। उस पर सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, इनका ये होता है कि ये एम्ब्रियोनिक सेक्स कॉर्ड से आते हैं और स्ट्रोमा से आते हैं। तो अभी हम इनकी डिटेल्स करते हैं। ये हाँ, बस सबसे पहले एपिथेलियल ट्यूमर्स करते हैं। एपिथेलियल ट्यूमर्स में आता है सीरस, म्यूसिनस, ब्रेनर, यानी जिसमें यूरो एपिथेलियम होती है, और इनके मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट्स। अब हम सबसे पहले सीरस की बात करते हैं। सीरस सिस्ट एडिनोमा जो होता है सबसे कॉमन है, सबसे ऊपर इसे लिखा हुआ है बिनाइन एडिनोमा है, और इसमें फिलोपियन लाइक एपिथेलियम यूजुअली बायलेटरल होता है। म्यूसिनस को इससे कंपेयर करते हैं। ये जो है वो इसमें लोक्यूल्स नहीं होते। म्यूसिनस में ना छोटे छोटे खाने बने होते हैं, सेप्टा होते हैं, उनके अंदर म्यूसिनस सेल्स होते हैं, मतलब कि मल्टी लॉक्यूलेटेड होता है और ये लार्ज होता है। और ये हाँ ठीक है, बस ये बात है कि मल्टी लॉक्यूलेटेड एंड लार्जर। इससे सीरस से कंपेयर करेंगे तो म्यूसिनस ऐसे नहीं याद रहेगा, अलग अलग याद करेंगे तो सीरस का पता चल गया ना। अब म्यूसिनस सीरस से लार्ज है और मल्टी लॉक्यूलेटेड है। ठीक है, बस। इसके बाद आता है ब्रेनर। ब्रेनर सॉलिड ट्यूमर होता है, इसमें यूरोथीलियल लाइक होते हैं। ठीक है, सेल ब्लैडर एपिथेलियम की तरह। इसमें याद रखें कॉफ़ी बीन न्यूक्लियस, बस। ब्रेनर में लाइक बेन लाइक्स टू ड्रिंक कॉफ़ी, ठीक है, एंड हैज़ ब्लैडर इश्यूज़। तो यूरोथीलियम होती है और कॉफ़ी बीन, तो कॉफ़ी बीन नहीं भूलना, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है कार्सिनोमा। सीरियस कार्सिनोमा बर्का 1 म्यूटेशन हो सकती है और ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ओवेरियन न्यूप्लाज्म होगा और इसमें समोमा बॉडीज़ होती हैं। ठीक हो गया। और म्यूसिनस जो होता है ये भी हमें पता है कि ये म्यूसिनस से सिग्नोमा का कार्सिनोमा का काउंटर पार्ट होगा, मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट होगा। अच्छा, ये एपेंडिशियल या जीआई ट्यूमर्स से मेटास्टासाइज होकर आ सकता है। तो स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाया आपको पता चाहिए, जेली बेली हम इसको कहते हैं, और इंट्रापेरिटोनियल एक्यूमुलेशन जाती है। म्यूसिनस मिडिल किस्म कहते हैं कि पता नहीं म्यूसिनस एसाइटिस कहते थे इसको हम, तो वो इसमें हो जाती है। उसके बाद एक होता है एंडोमेट्रियोमा के एंडोमेट्रियल टिश्यू हमारे पास है, तो ये हमारे अर्ली एज पे आता है, कीमो से सेंसिटिव है और चॉकलेट सिस्ट बनती हैं। अच्छा, बर्का 1 अगर है तो आप प्रोफाइलैक्टिक सल्फिंजियोफेक्टमी प्रोफाइलैक्टिक मास्टेक्टमी कर सकते हो, बिकॉज ब्रेस्ट और ओवेरियन कार्सिनोमा का ज़्यादा। तो हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने अभी तक एपिथेलियल ट्यूमर्स में कुछ भी ऐसा नहीं किया, हमने बस ये किया है कि हमने सीरस देखा। सीरस का हमने कहा कि मोस्ट कॉमन जो सिस्टेग्नोमा था मोस्ट कॉमन होता है, इसका मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा, ओवरऑल मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर होगा, ये ओवरऑल मोस्ट कॉमन ओवेरियन न्यूप्लाज्म ही होगा, और फैलोपियन ट्यूब लाइक एपिथेलियम होगी। इससे हमने म्यूसिनस को कंपेयर किया तो म्यूसिनस मल्टीलोक्यूलेटेड होता है और लार्जर होता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि ब्रेनर की खास बात यह है कॉफ़ी बीन न्यूक्लियाई। ठीक है, फिर हमने सॉलिड ट्यूमर होता है। फिर हमने कहा कि सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा जो है, सीरस कार्सिनोमा की खास बात क्या है, समोमा बॉडीज़, ये समोमा बॉडीज़ लिखी हुई हैं। फिर म्यूसिनस कार्सिनोमा में याद रखना है स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाया, उसकी सारी स्टोरी की कैसे बनता है। ठीक है, तो ये एपिथेलियल ट्यूमर्स हो गए। आई रिपीट की कंपैरिजन से या एक एक वर्ड की एसोसिएशन से याद रहेंगे, पूरे पूरे याद करने से याद नहीं होंगे। तो अब यहाँ थोड़ा मसला उनकी बुक बाइंड हुई हुई है,
कि अच्छा अब हम जर्म सेल ट्यूमर की बात करते हैं तो हमें जनरल पता है कि ना भी देखें कि टेराटोमा होता है, डिसजेमिनोमा, यॉर्क सैक होता है, ठीक है। टेराटोमा हमारे पास क्या होता है कि वो सोमैटिक स्ट्रक्चर्स में अगर डिफ्रेंशिएट, अब टेराटोमा हमारे पास बिनाइन होगा, मैलिग्नेंट होगा। जो बिनाइन होगा ना वो मैच्योर है, मतलब कि वो किसी अच्छे टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हो चुका है, एग्रेसिव नहीं है, इसे हम डर्मोइड सिस्ट भी कहते हैं। इसमें तीनों स्ट्रक्चर्स में मिलते हैं, ठीक है। अगर वो यंग फीमेल आए, अच्छा ये क्वेश्चन आता है कि यंग फीमेल में सबसे ज़्यादा कॉमन, ओवरऑल सबसे ज़्यादा कॉमन क्या, सीरियस सिस्ट एडेनोमा। यंग फीमेल में कॉमन ओवेरियन ट्यूमर क्या है, टेराटोमा, ठीक है। टेराटोमा है, तीनों जर्म लेयर्स होती हैं और इसमें ओवेरियन टॉर्जन बहुत कॉमन है, इससे पेन होगा। मोनोडर्मल फॉर्म हो सकती है, थायराइड टिश्यू सिर्फ है तो स्टूमा ओवेराई, और इसमें हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आता है। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बन जाएगा, इसे हम कहते हैं सोमैटिक मैलिग्नेंसी, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आपने डर्मोइड सिस्ट में याद रखना है कि यंग फीमेल में सबसे ज़्यादा कॉमन है ओवरऑल ओवेरियन ट्यूमर और यंग फीमेल में, ठीक है। फिर याद रखना है कि हाइपरथायरॉइडिज्म के साथ एसोसिएटेड स्टूमा ओवेराई होगा और इसकी मैलिग्नेंसी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। फिर आ जाता है इमेच्योर टेराटोमा, एग्रेसिव मैलिग्नेंट, इसमें न्यूरो एक्टिडम होती है, बात याद रखनी है, और ये बिफोर एज 20, अच्छा ऐसे बस खैर याद रखनी, न्यूरो एक्टिडम होती है, न्यूरल टिश्यू होता है इसमें, ठीक है। फिर अगला ट्यूमर आ जाता है डिसजर्मिनोमा, ये सेमिनोमा का काउंटर पार्ट होता है। ये जो है ना डिसजर्मिनोमा, ये भी मैलिग्नेंट होता है, ये सारे ही हमारे पास ज़्यादातर मैलिग्नेंट हैं। ये एडोलसेंस में होता है। अच्छा इसमें ये होता है कि सेमिनोमा का काउंटर पार्ट है तो उसमें LDH और बीटा एच ज़्यादा होगा, ये मार्कर याद रखते हैं, ठीक है। और साथ में इसमें फ्राइड एग सेल्स की होंगी, तो इसमें फ्राइड एग सेल्स याद रखते हैं। इसमें क्या था, इसमें था यंग फीमेल में मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन और हाइपरथायरॉइडिज्म, उसमें मैलिग्नेंट वाले में था न्यूरो एक्टिडम, डिसजर्मिनोमा में फ्राइड एग और ये मार्कर्स। फिर आ जाता है यॉर्क सैक। अच्छा यॉर्क सैक का ये होता है कि एक एंडोडर्मस साइनस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं शिलर डुअल बॉडीज़, ऐसे है ना सेंटर में बने होते हैं, मैंने ऐसे बनाया। और AFP मैंने ये अपने याद करने के लिए बनाया है, AFP इसका मार्कर होता है। और ये देखें, ये असल में फ्राइड एग तो ये लग रहा है कि सेंटर में एक वो है हमारे पास ग्लोमेरुलाई जैसी बॉडी है, तो ये यंग एडल्ट में होता, यंग बच्चों में और एडोलसेंस में होता है, AFP ज़्यादा होता है। मतलब बच्चे ऐसी ड्राइंग्स बनाते हैं ना अजीब अजीब सी, तो मैं याद रखा कि ये किसी बच्चे ने बनाई है, तो ये फिर बच्चों में ट्यूमर कॉमन है, ठीक है। फिर अब इसे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक फ़ीमेल है, ठीक है, बच्ची है नहीं, हाँ मिडिल यंग फीमेल है, उसके एसाइटिस है, उसे प्लूरल फ्यूजन है और उसे कौन सा ट्यूमर है ये नहीं पूछा हुआ था, मार्कर कहा था, मार्कर कौन सा रेज होगा, तो उसका CA 125 आंसर था, क्योंकि उसका आंसर था फिब्रोमा। फाइब्रोमा, ये नज़र ही नहीं आ रहा क्या, फाइब्रोमा जो होता है वो स्पिंडल शेप फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, वो मेक सिंड्रोम कराता है CA 1, जहाँ मेक सिंड्रोम वहाँ फाइब्रोमा ऐसे नहीं आएगा, बस मेक सिंड्रोम आया होगा सिनेरियो में, और फिर उन्होंने कहा होगा कि इसका मार्कर तो CA 125 बस, ठीक है। उसके बाद आता है क्या है ये, थीकोमा। थीकोमा को कोई नहीं क्वेश्चन ऐसा चाहता, बस ये पूछ लेंगे कि एस्ट्रोजन इससे बनता है ज़्यादा, तो एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग इन अ पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, ठीक है। फिर आता है सर्टोली लेडिक, हाँ इसमें रेंके क्रिस्टल पूछ सकते हैं, लेडिक सेल में रेंके क्रिस्टल बनते हैं, ग्रे ब्राउन ट्यूमर होगा, एंड्रोजन्स बनेंगे तो वायरलाइजेशन हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा कि हिरसुटिज्म होगा, मेल पार्टन बालनेस और क्लिटोरल एनलार्जमेंट हो जाएगी। है अब ग्रेनुलोसा सेल में पूछते हैं कॉल एक्सना बॉडीज़, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन मैलिग्नेंट सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर है, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों बनाता है, ठीक है। जो थीकोमा था वो एस्ट्रोजन बनाता था, जो लेडिक सेल वाला ट्यूमर था ये एंड्रोजन बनाता था, ग्रेनुलोसा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाता है, और ये पोस्ट मेनोपॉजल, अच्छा ये बच्चों में भी आ सकता है, बड़ों में भी आ सकता है, तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में आएगा बड़ों के साथ, और बच्चों में प्रीकॉक्सियस प्यूबर्टी के साथ आएगा, ब्रेस्ट टेंडनेस के साथ आएगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का आएगा बड़ों में। कॉल एक्स ने बॉडीज़ याद रखनी है। इसमें क्या होता है कि ग्रेनुलोसा सेल्स जो है ना वो अरेंज हुए भी होते हैं, कितना बना हुआ ये शायद ये पिंक चीज़ के इर्द गिर्द अरेंज हुए होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉल एक्सना बॉडी, जो कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हमें लग रही होती हैं। उसके बाद मार्कर इसका याद रखना है इनहिबिन, ठीक है, इनहिबिन इसमें रेज होता है। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, कीवर्ड्स याद रखने हैं। ओहो